नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के 19वें पार्ट यानी जैव विविधता एवं इसका संरक्षण के बारे में। तो पहला भाग आपने कर लिया था। आपने अगर पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके 8 नंबर का है, यानी 8 मार्क्स पूरे आपको दिला सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो। बहुत ही आसान से तरीके से और बिल्कुल पॉइंट वाइज इस तरह से समझाया गया है ताकि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाए। एक बार भी आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं और पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो अपना है, जिसे पहले पढ़ेंगे जैव विविधता के तप्त स्थल। तप्त स्थल मतलब हॉटस्पॉट। क्या होता है हॉटस्पॉट, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जैव विविधता का तप्त स्थल उसे कहते हैं ऐसा क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है, उसे जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, जहां पर पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, इनकी बहुत अधिक प्रजातियां पाई जाती है कुछ ही क्षेत्र में, बहुत छोटे क्षेत्र में, तो उसको कहते हैं जैव विविधता का तप्त स्थल। ठीक है, देखो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं इसकी तो देखो, ये जो जैव विविधता तप्त स्थल है, इसकी सबसे पहले जो अवधारणा दी थी, इसके बारे में सबसे पहले बताया था वो थे ये पारिस्थितिकविद, ब्रिटिश पारिस्थितिकविद थे, मतलब पारिस्थितिकी विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा था, जिनका नाम था नेमन मेयर्स। नामन मेयर्स जो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी जैव विविधता तप्त स्थल की। इसके बाद में बात करें 1999 में विश्व में जैव विविधता तप्त स्थल की संख्या 25 थी, यानी ऐसे 25 क्षेत्र घोषित किए गए थे तो जैव विविधता तप्त स्थल के अंदर आते हैं। इसके बाद में वर्तमान में कितने हैं, आपसे 1999 का पूछे तो आप 25 बताएंगे, और अभी वर्तमान का पूछे तो वर्तमान में 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, जिसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है इनको, जैव विविधता तप्त स्थल कह दो या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। अभी वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 34 है। देखो, ये पृथ्वी के पूरे भाग का मात्र 2.3% ही है। इतने प्रतिशत में पूरे अपन बात करें वनस्पति की, अपने जितने भूभाग पर जितनी वनस्पति, उसका 50% भाग इसी पर ही पाया जाता है। मात्र 2.3% पृथ्वी पर, यानी पूरा जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है, भूभाग है, उसका 2.3% पर ये क्या है, सारा का सारा बायोडायवर्सिटी क्षेत्रों में ही ये वनस्पति पाई जाती है। यानी बहुत ही अधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। तो ये अपनी पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में बात करें कि किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने की कुछ शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। किसी भी क्षेत्र को, क्या किसी भी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल कह देंगे? नहीं, उसके लिए 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। अगर जिस क्षेत्र में ये दोनों शर्तें लागू होती है, वही जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में आता है। तो देखो, पहली शर्त क्या है, उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% या फिर संख्या में बात करें तो 1500 से अधिक प्रजातियां वहां पर होनी चाहिए। स्थानबद्ध प्रजातियों में कितनी, यानी पूरे विश्व की 0.5%, 0.5% वहां पर पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां हैं उसकी 0.5%। ठीक है, और या फिर संख्या में बात करें तो कम से कम वहां पर 1500 प्रजातियां पाई जानी चाहिए, मतलब वहां उस क्षेत्र की स्थानबद्ध। उसके बाद दूसरी जो शर्त है, उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% भाग उजड़ चुका हो। यानी जहां वो पूरा क्षेत्र था, अब उसका 70% भाग क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जैसे अपन बात करें, मान लो ये पूरा क्षेत्र था, यहां पर ये सारी प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन मानव की कुछ ऐसी स्थिति के कारण मानव ने उसके क्षेत्र को नष्ट कर दिया, और अब ये 70% भाग है वो दूसरे उजड़ चुका है। अब ये 70% भाग रहने के लायक नहीं है। इतने से भाग में इसकी प्रजातियां वो रह रही है, इतनी प्रजातियां सिर्फ बहुत छोटे से क्षेत्र में रह रही है। तो उस क्षेत्र को अपन क्या कर सकते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। तो दोनों शर्तें कौन सी हुई, पहले तो पूरे विश्व की स्थानबद्ध प्रजातियों का कम से कम 0.5 या 1500 से अधिक प्रजातियां वहां पर होनी चाहिए, और उसका मूल आवास का 70% भाग क्या हो चुका हो, उजड़ चुका हो। तो उसको अपन जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं, 34 हैं। जो पूरे 34 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2.3%, यानी पृथ्वी के भूभाग के सिर्फ 2.3% में ही स्थित हैं।
तो ये बहुत ज्यादा इसको क्या है, संरक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसको संरक्षित करने इसीलिए इनको क्या कहा गया है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको संरक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जैव विविधता इन्हीं में ही स्थित है। इसके बाद बात करें जो विश्व के कुछ प्रमुख बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 34 हैं टोटल, तो लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में नाम याद रखते हैं। अंटार्कटिका वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया चौको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद श्रीलंका और बर्मा इंडो। इसके ये 3 अंडरलाइन किए, ये तीनों ही भारत के अंदर स्थित हैं। भारत में अपन अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं। तो भारत में 3 हैं, कौन कौन सा, एक तो पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट और तीसरा है इंडो बर्मा का कुछ भाग ही है। इंडो बर्मा जो क्षेत्र है उसका कुछ भाग है, पूरा नहीं है, ये दोनों भारत में स्थित है, लेकिन तीसरे का कुछ भाग ही भारत का कुछ भाग इसके अंदर आता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण अपने जैव विविधता हॉटस्पॉट है, पूरे की संख्या 34 है, लेकिन कुछ ही नाम लिखे हुए हैं जिसमें भारत में इनकी संख्या कितनी है, 3 है। तो आपको ये चीजें इसके अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए जैव विविधता के तप्त स्थल के बारे में, तो आपको ये चीजें लिखनी है। और आपको यहाँ पर देखेंगे तो वनस्पति की बात करें तो वनस्पति कम से कम यहाँ पर 50% वनस्पति की जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यानी पूरे विश्व में जितनी वनस्पति की प्रजातियां हैं 50% इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाई जाती हैं। कशेरुक दंडबल मतलब जिन जीवों की रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है वो 40% से अधिक यहाँ पर 40% या इससे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां सिर्फ इन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में, लेकिन इनका क्षेत्र बहुत कम हो चुका है, तो इनको संरक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, तो इसके बाद अपन देखते हैं भारत के जो जैव विविधता तप्त स्थल है उसके बारे में। अपने देखा विश्व के जो जैव विविधता तप्त स्थल थे, यानी जैव विविधता तप्त स्थल पूरे विश्व के कितने हैं, 34 हैं। लेकिन भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर मूल रूप से 2 हैं, पूरे के पूरे 2 हैं। कौन कौन से, पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट, ये तो पूरे भारत के अंदर है। लेकिन इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल है, इसका कुछ भाग भारत के अंदर आता है, यानी पूरी तरह से भारत में नहीं है, ये कई देशों में मिला के है। तो इसको भी भारत के अंदर, ऐसे पूछे आपसे भारत के अंदर कितने जैव विविधता तप्त स्थल है, तो 3 है। ठीक है, ये जो है कुछ भाग इसका है, पूर्ण रूप से 2 है। अब बात करें, देखो जैव विविधता तप्त स्थल आपको समझ में आ गया कौन सा होता है। सबसे पहला जैव विविधता तप्त स्थल भारत का पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल। देखो इसकी बात करें तो ये कहां है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में, इसके क्षेत्रों में यहां पर मिलाकर ये जैव विविधता तप्त स्थल ये है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद इसके प्रमुख जीव कौन कौन से हैं, जो देखो पूर्वी हिमालय के प्रमुख जीव कौन से हैं, आपसे 1 या 2 जीव पूछा जा सकता है, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपको साथ में क्लियर करते हुए चलना है। तो देखो हिमालयी तहर, सुनहरा लंगूर, हुलॉक गिब्बन, पिग्मी हॉग, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ताकिन, गागेन डॉल्फिन। गागेन डॉल्फिन आपको अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये भारत का जलीय जीव भी यही है। गागेन डॉल्फिन है जो ये भारत का जलीय जीव भी गागेन डॉल्फिन ही है। गागेन डॉल्फिन जैसे अपना जो जंगल का जिसे कहते हैं भारत का पशु कौन सा है, तेंदुआ, वही जलीय परिस्थितिकी तंत्र में वही काम गागेन डॉल्फिन का है। मतलब एक तरह से बाघ को जंगल का क्या कहा जाता है, राजा जैसे जंगल का, तो उसी तरह गागेन डॉल्फिन क्या है, पानी का एक उसी तरह की गागेन डॉल्फिन एक प्रकार की मछली क्या है, मछली है एक तरह की, इसको कह सकते हैं डॉल्फिन। क्या है ये, डॉल्फिन है जो भारत का गागेन डॉल्फिन कहलाता है। गागेन ये भारत का जलीय जीव है। इसके बाद दूसरा जो जैव विविधता तप्त स्थल है भारत का वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट है जो लगभग केरल का जो क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित है। केरल वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित है। इसका क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 1,60,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके प्रमुख जीव कौन से हैं, मालाबार गंधविलाप, एशियाई हाथी, मालबार ग्रे, हॉर्नबिल, नीलगिरी तहर या नीलगिरी थार भी कहते हैं जिसको, मेकाका बंदर। ये सारे किसके हैं, ये पश्चिमी घाट के प्रमुख जीव हैं जो जहां पर पाए जाते हैं।
इसके बाद में तीसरे की बात करें, जो इंडो बर्मा जैव विविधता तप्त स्थल है, ये पूर्ण रूप से भारत में नहीं है, भारत में इसका कुछ हिस्सा है। ये जो मिला के देखो कौन कौन से, ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी एशिया में जैसे चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया, मलेशिया आदि देशों में मिलाकर ये क्षेत्र है। मिलाकर ये क्षेत्र जो है वो जैव विविधता तप्त स्थल है। इसका जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है, 23,73,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना? 23,73,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब एक छोटी सी बात और करें अपन, यहां पे स्थानबद्ध प्रजातियां, स्थानबद्ध प्रजातियां, देखो अपन बार बार नाम काम में ले रहे थे, स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है वो देखते हैं। देखो वो प्रजातियां जो एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती है, सब जगह नहीं पाई जाती, एक विशेष स्थान पर ही कई जीवों की प्रजातियां जो पाई जाती है वो स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती है, मतलब विशेष स्थान पर पाई जाती है। स्थानबद्ध प्रजातियों का आपसे पूछा जा सकता है, स्थानबद्ध प्रजातियों के कोई नाम लिखिए, तो आप नाम दे सकते हैं, जैसे हो गया, जैसे लेमूर, डोडो पक्षी, ये क्या है? स्थानबद्ध प्रजातियों में आते हैं। लेमूर और डोडो पक्षी स्थानबद्ध प्रजातियों के ये हर जगह नहीं पाए जाते स्थानबद्ध। भारत का जो प्रमुख स्थानबद्ध प्रजातियों वाला सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर बहुत अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं पर ही ये जो पक्षी हैं लेमूर और डोडो पक्षी भी वहां पाए जाते हैं। कौन से? लेमूर और डोडो, ये स्थानबद्ध प्रजातियों के अंदर आते हैं। तो देखो भारत के 3 प्रमुख जो स्थल हैं तप्त स्थल, पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट और तीसरा है इंडो बर्मा। जो पूर्वी हिमालय है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के राज्यों के क्षेत्र में आता है। इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आपके प्रमुख जीव आपको याद करने हैं। इसके जो प्रमुख जीव है उसको आप याद रखना है। और सबसे प्रमुख देखो यहाँ पर स्टार इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये भारत का जलीय जीव है। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय जलीय जीव का नाम गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन जो है वो क्या है? भारत का जलीय जीव है। उसके बाद दूसरा जो तप्त स्थल है वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो केरल के जो क्षेत्र है वो आता है। इसका 1,60,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसमें भी आपको इसके प्रमुख जीव याद रखने हैं। और जो तीसरा है इंडो बर्मा, ये कई देशों में मिला के, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया आदि देशों में मिलाकर ये क्षेत्र है। ठीक है। और आपको याद रखना है एक स्थानबद्ध प्रजातियां जो विशेष स्थान पर ही कई जीवों की वनस्पति की इनकी प्रजातियां पाई जाती है उसे स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। भारत के अंदर जो प्रमुख स्थानबद्ध प्रजातियां, सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार। स्थानबद्ध प्रजातियों की बात करें तो उदाहरण के तौर पर अपन याद रख सकते हैं कुछ प्रजातियों के नाम, जैसे लेमूर, डोडो पक्षी, ये सारे क्या हैं? स्थानबद्ध प्रजातियां में आते हैं। तो ये थे भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। इसके बाद में अपन देखते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है, क्यों ये अपने लिए महत्व रखती है। देखो जैव विविधता एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। जैव विविधता एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जो अपने पाठ पढ़ा था 12वां प्राकृतिक संसाधन, उसी तरह का ये भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये भी क्या है? प्रकृति से मिल रहा है। इससे अपने कई प्रकार के प्राकृतिक और जैविक स्रोत इससे प्राप्त होते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक और जैविक स्रोत इसी से प्राप्त होते हैं। इससे मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो भी इसी से पूरी होती है। जैसे अपने पाठ के अंदर उसी में पढ़ा था रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें पादपों के आर्थिक महत्व और जंतुओं के आर्थिक महत्व में पढ़ा था, वही इन्हीं से ही पूरी होती है। इसके बाद में इसकी जैव महत्व कुछ देखते हैं। सबसे पहला है आर्थिक महत्व। देखो आर्थिक दृष्टि से क्या महत्व है? जैव विविधता से ही हमें भोजन, यानी प्रत्यक्ष रूप से इससे भोजन हमें मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, इमारती लकड़ी, औषधीय कच्चा माल, ये सारे इसी से उपलब्ध होते हैं। देखो भोजन अपने को कई तरह के फल फ्रूट है, जीव जंतुओं से जो भोजन प्राप्त होता है वो सारा इसी से प्राप्त होता है। ईंधन यानी जलाने के लिए लकड़ी हो गया, ये सारे इसी से प्राप्त होते हैं। चारा, जानवरों को खिलाने के लिए चारा, इमारती काष्ठ यानी अपने जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं इसके लिए, औषधीय कच्चा माल वगैरह, जिससे अपने कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, जैसे कपास हो गया, फिर उससे क्या बनाया जाता है? कपड़ा बनाया जाता है। इसी तरह जैसे रबड़ हो गया, लेटेक्स से पहले रबड़ का दूध प्राप्त किया जाता है, फिर उससे रबड़ बनाया जाता है। तो ये कच्चे माल से फिर जो आगे कई तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं।
जैव विविधता के कारण ही हमें विविधतापूर्ण भोजन, अलग अलग प्रकार का भोजन, ऐसा नहीं है हमारे रोज एक जैसा, अपने घरों में भी देखते हैं अपने डेली अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। तो विविधतापूर्ण मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के धान, जैसे गेहूं, चावल, ये बाजरा, ये अपन देखते हैं मक्का, ये अलग अलग प्रकार के धान हो गए, अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां प्राप्त होती हैं। ये सारा का सारा किसके कारण हुआ है? जैव विविधता के कारण ही हुआ है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के कारण हमें अलग अलग प्रकार के ये जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे लिए आर्थिक रूप से इस तरह से महत्व है। साथ में देखो, जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ, जैसे कृषि की ऐसी किस्में तैयार की जाती है, अपन आजकल देखते हैं और अपने पाठ में भी पढ़ा था, उन्नत किस्में जिसमें गेहूं की, बाजरे की, ये क्यों लगाते हैं? ताकि उससे पैदावार अच्छी हो। साथ में तो पैदावार अच्छी हो, साथ में उसमें जो रोग हैं लगने वाले वो कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी और कीटरोधी फसलें की किस्में विकास किया जा रहा है। इससे ऐसी फसलों की किस्मों का विकास किया जा रहा है जो रोग रोधी हो, मतलब जिसमें जल्दी से कोई रोग नहीं लगता हो, और कीट रोधी हो, जिसपे कोई कीट आके उसको नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसी फसलें इसी के कारण संभव हो पा रही है। साथ में अपन बात करें, एक जेट्रोपा और कंजर बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन बनता है यहां से। जेट्रोपा और कंजर दो बायोडीजल वृक्ष कहलाते हैं, इनको बायोडीजल वृक्ष कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं, दो बायोडीजल वृक्षों के नाम लिखिए, तो जेट्रोपा और कंजर ये बायोडीजल वृक्ष है। क्यों वृक्ष है बायोडीजल? क्योंकि इनके बीजों से ही जैव डीजल प्राप्त किया जाता है, जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। जैव ईंधन किसे कहते हैं? जो जीवों से प्राप्त होने वाला, जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। ये जो अपन पेट्रोल वगैरह, डीजल, जो पेट्रोलियम पदार्थ काम में ले रहे हैं पृथ्वी के अंदर से निकाल के, ये तो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये समाप्त हो जाएंगे फिर अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो दो है, जेट्रोपा और कंजर, बायोडीजल वृक्ष हैं। इनके बीजों से एक डीजल बनाया जाता है जिसको बायोडीजल कहा जाता है। बायोडीजल या जिसको जैव ईंधन कहा जाता है, वो जेट्रोपा और कंजर दो प्रकार के पौधे हैं, इनसे प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये आर्थिक रूप से महत्व है। साथ में एक बार सन 1970 के आसपास की बात है, जब क्या हुआ था, एक ऐसा वायरस विषाणु है जो फैल गया था फसलों में, घास यानी धान वाली फसलों में ऐसा फैल गया था, जो लगभग 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसने उस घास को समाप्त कर दिया था। जैसे अपन कहते हैं ना, महामारी फैलना इंसानों में फैलती है, वैसे ही जो धान वाले पौधे थे, घास कुल के जो पादप होते हैं, घास कुल के पादप जो अनाज के जिसमें लगता है, उस पादप में वो फैल गया था और 1,60,000 किलोमीटर को उसने तबाह कर दिया था जो विषाणु। फिर वहां पर एक ऐसी घास की फसल विकसित की गई जो उस रोग से क्या कर सके, उस विषाणु से लड़ सके। ठीक है, उसमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी थी जिससे वो इससे लड़ सके। तो जिसका नाम क्या था? ओराइजा निवेरा। ओराइजा निवेरा एक ऐसी प्रजाति थी, आपको नाम याद रखना है, ओराइजा निवेरा। ओराइजा निवेरा ये एक ऐसी घास की प्रजाति थी जो क्या थी, उस समय वो घास की जो एक महामारी फैल गई थी उसको रोक दिया। अगर समझो वो वहां पे नहीं रोक पाते, ऐसी प्रजाति नहीं बना पाते, तो सारे के सारे धान क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और उसका अपन अनुमान नहीं लगा सकते। अभी जो अपनी स्थिति है पूरी पृथ्वी की, वो कुछ दूसरी ही होती। इसके बाद में अपन दूसरी बात करते हैं, जो औद्योगिक महत्व के, जो इनके औद्योगिक महत्व हैं, जो इसका औद्योगिक महत्व क्या है? जैव विविधता का पहला आर्थिक महत्व, दूसरा औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व मतलब जो औषधीय महत्व, औद्योगिक महत्व नहीं है, औषधीय महत्व। औषधीय महत्व का मतलब क्या होता है? दवाइयों से, बहुत सारी तरह की दवाइयां पुराने समय से ही जड़ी बूटियों के बारे में इनमें सुन रहे आ रही है। किससे प्राप्त की जाती हैं? ये पेड़ पौधों से, इन्हीं से प्राप्त की जाती हैं। तो बात करें, जड़ी बूटियों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। जड़ी बूटियों का उपयोग क्यों करते हैं? अनेक प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने के लिए। अपन देखते हैं प्राचीन काल से ही किसी भी रोग के लिए, उपचार के लिए दवाइयां, अब जो एलोपैथिक वाली दवाइयां हैं ये तो अब आने लगी है। पहले क्या होता था? जड़ी बूटियों से ही रोगों का इलाज किया जाता था। इसमें बात करें कौन कौन से पौधे हैं जिनसे कौन से प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे मलेरिया के उपचार में सिनकोना पादप का छाल काम में ली जाती है। आप मलेरिया कुनेन कौन सी जो पादप से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से कुनेन नामक जो दवाई है वो प्राप्त की जाती है सिनकोना की छाल से। ये मलेरिया के उपचार में काम आती है। उसके बाद कैंसर के उपचार में टेक्सस बकाटा वृक्ष की जो छाल है, टेक्सस बकाटा, ये कैंसर के उपचार में इसको काम में लिया जाता है। तीसरा है
जो रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो होता है, उसके उपचार में विनक्रिस्टिन और विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दो प्रकार के पौधे हैं जिनको कैंसर के उपचार में, एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, इसके उपचार में इसको काम में लिया जाता है। वहीं बात करें उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी हो जाता है, ठीक है, तब एक जो सर्पगंधा नाम का जो पादप है, इससे क्या है, इस प्रकार की जो यानी इससे जड़ी बूटी से क्या हो जाता है, जो हाई बीपी जिसको हो गया उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं बात करें एक बहुत बड़ी जो बीमारी है एड्स, इसके उपचार के लिए भी इसके अंदर तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय, इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी से लड़ने के लिए मतलब कारगर साबित हुए हैं। इस बीमारी के उपचार में ऐसे लक्षण पाए गए हैं जो एड्स की बीमारी के लिए क्या है, कारगर साबित हो रहे हैं। वैसे ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक 100% संभव नहीं हो पाया, इसके पर्टिकुलर कोई भी दवाई अभी तक संभव नहीं हो पाई है, लेकिन वनस्पतिक तौर पे इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो इस बीमारी को क्या कर सकते हैं, मतलब इसके जो उपचार के लिए काम में लिया जा सकता है। तो ये थे इसके दो तरह के महत्व, एक तो था आर्थिक महत्व और दूसरा था औषधीय महत्व। आर्थिक और औषधीय महत्व अपने देख लिया, इसके और भी महत्व देखते हैं अपन आगे। इसके बाद अपन देखते हैं जो आर्थिक महत्व पर पढ़ रहे थे उसका अगला जो महत्व है वो है पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरण के तौर पर इसका क्या क्या महत्व है, तो पर्यावरणीय तौर पर देखो, एक तो खाद्य श्रृंखला संरक्षण के लिए, दूसरा है पोषण चक्र नियंत्रण के लिए और तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण के लिए। तीनों के लिए ये महत्व है। तो सबसे पहला देखो खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, देखो इस पृथ्वी पर सारे के सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर है, यानी हर प्रजाति क्या है, हर जीव क्या है, दूसरे पर निर्भर है, हर जाति दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो इसमें से एक भी जाति समाप्त हो जाती है, अगर इतनी विविधताएं नहीं होती तो एक जाति समाप्त हो जाती तो फिर पूरी खाद्य श्रृंखला ही क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना। जैसे सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फिर पेड़ पौधों से क्या होते हैं, जीव जंतु जो अपना भोजन बनाते हैं, फिर उन जीव जंतुओं को खाकर दूसरे जीव जंतु जैसे शेर है वो क्या है, दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहता है। तो इस तरह की ये खाद्य श्रृंखला है। अगर एक तरह की प्रजाति होती तो फिर एक श्रृंखला एक अगर जाति समाप्त हो जाती तो फिर पूरी खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। तो इस तरह से ये क्या करती है, हर एक जाति दूसरी जाति का भक्षण करती है भोजन बनाने के लिए। जैव विविधता समृद्ध होने पर खाद्य श्रृंखलाएं सुरक्षित रहती है। जितनी जैव विविधता समृद्ध होगी, मतलब जितनी अच्छी होगी जैव विविधता, जितनी विभिन्नता इसके अंदर होगी, उतनी ही खाद्य श्रृंखला क्या होगी, सुरक्षित रहेगी, उतनी ही अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं पोषण चक्र नियंत्रण। पोषण चक्र नियंत्रण में क्या होता है, पोषण चक्र का मतलब होता है एक जीव जिससे पौधे दूसरे जीव से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो जो जीव है दूसरे से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये जो पोषण करने की क्रिया है लगातार चलती रहती है। जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु है वो समाप्त हो गया है, मृत हो गया, मर गया है, तो उसके सूक्ष्म जीव उसको क्या करेंगे, वापस मिट्टी में मिला देंगे और वापस वो क्या करेंगे, पौधे को उगाने में उपजाऊ का कार्य करेंगे, वहां पर उपजाऊपन का कार्य करेंगे। जैसे मान लो कोई पौधा है, ठीक है, वो अब मतलब सूख गया है, तो धीरे धीरे उसको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसको क्या करेंगे, अपघटन कर देंगे, उसका वापस मिट्टी में मिला देंगे और वो दूसरे पौधों के लिए खाद का कार्य करेगा। तो ये होता है पोषण चक्र में। ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे की अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे या जितनी ज्यादा समृद्ध होगा जैव विविधता, उतना ही पर्यावरण प्रदूषण क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद देखो कुछ इसको नियंत्रित करने के कुछ पौधे बताए गए, जैसे सदाबहार पौधा होता है, वो क्या नाम है, एक जो इस तरह का विस्फोटक घातक विघटित करने वाले पदार्थ को निस्तारित करता है, उसको रोकता है, वो है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये एक विस्फोटक पदार्थ है जिसके विघटन को ये रोकता है, ये सदाबहार पौधा, मतलब ये इसके विस्फोटक को यानी फैलने से रोकता है। उसके बाद है सूक्ष्म जीवों जैसे स्यूडोमोनास प्यूडिटा और ऑर्थोबैक्टर विस्कोसस और साइटोबैक्टस, ये क्या करते हैं, उद्योगों से जो निकलने वाली अपशिष्ट धातुएं होती है, भारी धातुएं, उनको क्या करते हैं, उनको हटाने का मतलब वापस मिट्टी में मिलाने का कार्य करते हैं, ये जो पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। उसके बाद है राइजोपस ओराइजिसस कवक, ये कवक है एक जिसका नाम है राइजोपस ओराइजिसस। ये क्या है,
यूरेनियम और थोरियम को हटाने का कार्य करता है। यूरेनियम और थोरियम क्या होते हैं? भारी धातुएं होती हैं, इनके अंदर इनके विघटन से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, तो उनको यहाँ क्या करते हैं? हटाने का कार्य करती है। वहीं इसकी बात करें पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, ये क्या करता है? रेडियम जैसे जो खतरनाक जो तत्व हैं उनको हटाने का कार्य करता है। इसके बाद में अगला जो प्रकार है उसके अंदर बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। सामाजिक तौर पर, समाज के तौर पर क्या है, और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर इसका क्या महत्व है वो देखते हैं। देखो, कुछ आदिवासी आज भी क्या है समाज के अंदर, वो पूरे के पूरी तरह पे प्रकृति पर निर्भर है। अपने भारत के अंदर भी देख लें, अपने भारत के क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं जो अभी भी पूरे जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं। तो जितनी जैव विविधता अधिक होगी तो वो उतनी आसानी से यहाँ निवास कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सामाजिक तौर पर। उसके बाद बात करें जैसे पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला, ये तो फल ये हो गए। जैसे और जीव जंतुओं में गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी आज भी क्या है? पूजनीय है, इनकी पूजा की जाती है। ये अपनी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। वनों को भी वन देव मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो ये भी एक तरह से जैव विविधता को समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जितनी जैव विविधता अगर मान लो इसमें से समाप्त हो जाएगा, फिर अपन पूजा किसकी कर पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। ये भी हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा विशेष स्थान रखता है। तो ये जो आपने बात की, एक तो जैव विविधता के हॉटस्पॉट, पहले विश्व के फिर भारत के जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट के बारे में बात की। उसके बाद में अपने बात की जैव विविधता के महत्व के बारे में। जैव विविधता का क्या महत्व है? चारों महत्व आपको अच्छी तरह ध्यान में रखने हैं, जिससे आपको इसमें से आने वाला पर्सन है वो आप आसानी से कर पाओ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।